हेलो। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं AS13। AS13 को मैं दो पार्ट में AS को मैं दो पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओवरऑल। एक पार्ट जिसमें मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लस रेलेवेंट एग्जांपल्स, और दूसरा पार्ट जिसमें मैं केवल क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूंगा, जिसमें कि स्टडी मटेरियल के, प्रैक्टिस मैनुअल के, RTPs के एंड पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना ये वाला पार्ट। इस एस में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, पहला वो बता दूं मैं आपको। हमें पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है करंट इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म को कैसे वैल्यू करते हैं। रिक्लासिफिकेशन मतलब हमने पहले किसी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई किया था, अब हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। और आखिरी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हर एक एएस की अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही AS13 में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है मीनिंग का। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट होते हैं जो कि हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर अर्निंग इनकम, जो एक एंटिटी इसलिए रखती है ताकि वो उस पर इनकम अर्न कर सके। किस तरीके की इनकम? इंटरेस्ट के रूप में इनकम, डिविडेंड के फॉर्म में, रेंटल के फॉर्म में एंड वैल्यू एप्रिसिएशन के फॉर्म में। जैसे आप डिबेंचर, बॉन्ड या FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप वहाँ से ब्याज कमा सकें। आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप डिविडेंड कमा सकें। आप किसी अदरवाइज एसेट में, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, आपका एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस नहीं है, आपने ज़मीन खरीद रखी है ताकि आप उसको किराए पर दे सकें। ओके। और चौथा, वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है वो है ज़मीन में पैसा लगा देना, ज्वेलरी में, गोल्ड में पैसा लगा देना। तो जो भी व्यक्ति लैंड या ज्वेलरी में पैसा लगाता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाता है, उसका ये मानना होता है कि इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। उसे कोई रेगुलर इनकम नहीं आती लेकिन उसका वैल्यू एप्रिसिएशन हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट्स held by entity for earning income by way of interest, dividend, rental and value appreciation। अब देखें इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो क्या होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल in nature and not intended to be held for more than 12 month। देखें, करंट इन्वेस्टमेंट, हम कब किसी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? पहला, वो रेडिली रियलाइजेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको बेचना चाहें तो आप इजीली उसको सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, आप उसको जब चाहें आप स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं, अगर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है उस पर तो वो रेडिली रियलाइजेबल हो जाएंगे। तो पहला तो करंट इन्वेस्टमेंट में वो रेडिली रियलाइजेबल होना चाहिए। दूसरा, उस इन्वेस्टमेंट को आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने की इंटेंशन नहीं रखते हैं। मतलब आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आप उसको 12 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे। तो दो कंडीशंस, पहला रेडिली रियलाइजेबल हो, प्लस नॉट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने की इंटेंशन ना हो, तो वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म होगा। नोट 1 देखें, इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द इंटेंशन टू होल्ड देम इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट कब करंट इन्वेस्टमेंट होगा या कब लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करता है कि आप उसको फ्यूचर में कब तक होल्ड करने वाले हैं। अगर आपकी इंटेंशन उनको 12 महीने में बेचने की है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। आपकी इंटेंशन उनको 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने की है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन्वेस्टमेंट को कब से होल्ड किए हुए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि आप फ्यूचर में और कितना होल्ड करना चाहते हैं। जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट ख़रीदा था, सपोज जनवरी 2018 में, मैंने सोचा था मैं इसको जल्दी से बेच दूंगा, 12 महीने के अंदर बेच दूंगा। तो मार्च 18 में मैंने उसको करंट इन्वेस्टमेंट दिखाया।
सही प्राइजेस ना मिलने की वजह से मैं उसको 18-19 में भी सेल आउट नहीं कर पाया। तो मार्च 19 में भी भले वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं उसको फ्यूचर में ज़्यादा होल्ड करने के मूड में नहीं हूँ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा से उसको होल्ड किए हुए हूँ। तो करंट या लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करने के लिए आपको इंटेंशन चेक करना है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में कब तक होल्ड करना चाहते हैं। ओके। दूसरा नोट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम दे और ना बताए कि हमारी इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की या करेंटली होल्ड करने की, तो जनरली फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर एज्यूम टू बी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। जैसे ज़मीन में पैसा लगाया किसी ने तो हम मानेंगे कि नॉर्मल इंटेंशन उसकी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की होगी। ज्वेलरी में पैसा लगाया, किसी सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं आपने, या आपने किसी ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगाया है, तो नॉर्मली हम ऐसा मानेंगे कि आप ये पैसा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। अगला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में बांटे हमने, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। करंट इन्वेस्टमेंट की हमारी इंटेंशन बेचने की है, इसलिए उसको हम कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचेवर लोअर पर दिखाते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं। अगर कोई चीज़ हम बेचना चाहते हैं, सपोज हमने ये इन्वेस्टमेंट एक्वायर करा 100 में, आज मार्च में हम उसको सेल नहीं कर पाए लेकिन मार्केट प्राइस 95 चल रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट हम बेचने वाले हैं, हम बेच नहीं पाए हैं, वो 95 में मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो चूंकि हम उसको बेचना चाहते इसलिए हमें फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मार्केट में वो कितने का है। 95 का है, अगर हमने अप्रैल में, मई में, जून में 95 में बेचा तो 100 में ख़रीदा था, 95 में बिकेगा, 5 रुपये की लॉस होने की संभावना है। यही तो प्रूडेंस बोलता है कि अगर लॉस की संभावना है तो आप रिकॉग्नाइज करें। तो आपने इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा 100 में, उसकी मार्केट वैल्यू है 95, तो आप उसको बैलेंस शीट में 95 में दिखाएं, और जो 5 रुपये का लॉस है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दें। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या आप करेंटली बेचना चाह रहे हैं? नहीं, तो ठीक है, फिर हमें उसके करेंट फेयर मार्केट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर उसको 4 साल 5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो जो करेंट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है आप जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो परमानेंट नेचर के हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू में फ्लक्चुएशन है वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। अगर परमानेंट फ्लक्चुएशन आया है, परमानेंटली आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, तो फिर हमारे लिए रियली टेंशन वाली बात है और हमें उस परमानेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो आप यहाँ देखें नोट जो मैंने लिखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट, हाउएवर इफ देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्परेरी, वैल्यू डिक्लाइन हो गई है और वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, देन दीज शुड बी रेड्यूस टू फेयर मार्केट वैल्यू, फिर आप उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाएं, और जो लॉस ड्यू टू रिडक्शन हुआ है आपको, आप उसको प्रोवाइड फॉर करें P&L में प्रोविज़न के रूप में, प्रोविज़न बनाएं आप, प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, वो देखें आप। मिस्टर ए एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 लैक्स, उन्होंने 100 लाख रुपए की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए। एट द ईयर एंड वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट रेड्यूस टू 60 लाख, अब उनकी मार्केट वैल्यू 60 लाख हो गई है। रीज़न फॉर डिक्लाइन इज़ नॉट टेम्परेरी इन नेचर, और जो डिक्लाइन है वो परमानेंट तरीके का डिक्लाइन हुआ है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ़ मिस्टर ए होल्ड 50% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज करेंट, इसमें से वो 50% करेंट इन्वेस्टमेंट हैं और 50% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड किए हुए, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 50 लाख, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 50 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू भी हम देखें तो 30 लाख और 30 लाख, 60 लाख के दो टुकड़े मैंने किए। अब करेंट इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मली हम लोअर पे दिखाते हैं, 30 लाख पे दिखा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म को हम नॉर्मली कॉस्ट पर दिखाते हैं। लेकिन अगर डिक्लाइन हुआ है और वो परमानेंट नेचर का है तो फिर हम डिक्लाइन वैल्यू पर ही दिखाएंगे और 30 लाख में दिखाएंगे।
देखें इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, ये इसके आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं, इसके लिए मैंने एक आंसर पूरा ड्राफ्ट किया है। किसी भी एस का आंसर हम 3 पैरा में लिखेंगे। पहला स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, दूसरा फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड तीसरा कंक्लूजन। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एएस का टेक्स्ट क्या बोलता है, एएस में क्या लिखा है। तो देखें, एज पर एस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। करेंट इन्वेस्टमेंट को हम जो भी वैल्यू कम है उस पर दिखाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म को हम कॉस्ट पर दिखाते हैं। हाउएवर इफ देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अदर देन टेम्पररी, देन सच इन्वेस्टमेंट्स आर रेड्यूस टू फेयर मार्केट वैल्यू। अगर डिक्लाइन होता है और वो टेम्पररी नहीं है तो हम उसको फिर रेड्यूस कर देंगे। अब फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारे केस में, इन द गिवन केस देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विच इज नॉट टेम्पररी इन नेचर। सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है और टेम्पररी नहीं है। तो अब कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन ये होगा कि करेंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, सॉरी एट, ओके पर रिपीट हो गया है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू that is at 30 lakhs, and long term investment will also be valued at fair market value, that is 30 lakh, as reduction is permanent in nature। एक मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि कैसे रिडक्शन परमानेंट नेचर का होता है, फिर वैल्यूएशन कैसे होती है। देखें, मिस्टर एक्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है इन इक्विटी शेयर ऑफ सत्यम लिमिटेड। सत्यम लिमिटेड आप जानते हैं घोटाला हुआ था। इसने जब इन्वेस्टमेंट किया तो इसने इक्विटी शेयर 270 रुपये के खरीदे और फिर फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, और फ्रॉड डिटेक्ट होने की वजह से सत्यम कंपनी की शेयर्स की कीमत एक्चुअली गिर गई और सच में भी वो 4 रुपये तक ट्रेड हुआ। अब आपकी बैलेंस शीट की डेट चल रही है, आपने शेयर खरीदा है 270 का, लेकिन मार्केट में वो अभी 4 रुपये में ट्रेड हो रहा है। क्या सपोज करें आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या आपको मार्केट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता अगर एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशन होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को आप 4 रुपये पर ही दिखाएंगे जो उसकी आज वैल्यू है। आपने 270 रुपये खरीदा था, 4 रुपये की वैल्यू बची है, आपको 266 का नुकसान हुआ है, 266 का लॉस हुआ है आपको। तो लॉस ड्यू टू रिडक्शन इन वैल्यू आप 266 रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके लिए आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन। ओके, देखिए अगला पॉइंट 7 पॉइंट क्या है, यह है वाइल वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू में बी डन ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस और कैटेगरी बेसिस बट नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, सपोज आपके पास ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर है, बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर है, सी लिमिटेड का इक्विटी शेयर है, डी लिमिटेड का इक्विटी शेयर है, ई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर है, एफ लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर है, जी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर है, ऐसे ही आपके पास डिबेंचर्स हैं। अब इस केस में आप जब कंपेयर करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर, तो कैसे कंपेयर करें? तो एएस बोलता है या तो आप आइटम बाय आइटम कंपेयर करें, जैसे ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी है, ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, विच एवर इज लोअर पे दिखा दें। बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर की कॉस्ट, बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर पर दिखा दें। सेम सी लिमिटेड के लिए, सेम प्रेफरेंस शेयर के लिए करें। इसको हम बोलते हैं आइटम बाय आइटम बेसिस पर कंपैरिजन करना, दैट इज इंडिविजुअली कंपेयर करना। ये दूसरा ऑप्शन भी आपको देता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैटेगरी बाय कैटेगरी कंपेयर करें, मतलब सारे कंपनी की इक्विटी शेयर की कॉस्ट, सारे इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ऐसे ही सारे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, सारे प्रेफरेंस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर अलग कैटेगरी बनाए आप डिवेंचर के लिए, तो डिवेंचर की सारे डिवेंचर की कॉस्ट, सारे डिवेंचर की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो आप इक्विटी शेयर की अलग कैटेगरी बना लें, प्रेफरेंस शेयर की अलग कैटेगरी बना लें, डिवेंचर की अलग कैटेगरी बना लें। आप कैटेगरी बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, तो या तो इंडिविजुअली कर लें
या कैटेगरी वाइज कैटेगरी। लेकिन आप ग्लोबल बेसिस ओवरऑल बेसिस पर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आपने सारे इक्विटी शेयर प्लस सारे प्रेफरेंस शेयर सारे डिवेंचर की कॉस्ट एक साथ जोड़ी, इन सारे की एक साथ फेयर मार्केट वैल्यू ली और फिर आप कंपेयर करना चाहते हैं, ये अलाउड नहीं है। या तो इंडिविजुअली करें या इक्विटी शेयर की अलग कैटेगरी बना लें, प्रेफरेंस शेयर की अलग कैटेगरी हो गई और डिवेंचर की अलग। ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन ये अगेन बोलता है कि मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। फिर भी जो प्रूडेंट और अप्रोप्रिएट है वो आप इंडिविजुअली ही कंपेयर करें तो ठीक रहेगा। देखिए 8th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाएंगे या कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच लोअर पर दिखाएंगे तो कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट आपके पास कई तरीके से आ सकते हैं। या तो आपने उसको खरीदा हो इन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब आपने कैश दे के खरीदा हो, या फिर आपने एक्वायर किया हो बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी, आपने शेयर इशू करके खरीदा हो। सपोज आपने इक्विटी शेयर इशू करके लैंड एक्वायर की है, या फिर आपने एक्सचेंज में खरीदा है, आपने किसी और कंपनी के शेयर दे के कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर लिया है। तो देखें, अगर आपने शेयर को एक्वायर किया है मॉनेटरी कंसिडरेशन में तो उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या होगी, जो उसकी परचेज कॉस्ट होगी प्लस जो आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज या फीस दी होगी, प्लस जो उस इन्वेस्टमेंट को अपने नाम पर कराने में जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है, स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा आता है, वो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपने दूसरा ऑप्शन दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा है अपनी ही सिक्योरिटीज़ इशू करके, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, तो फिर आप सपोज़ आपने लैंड खरीदी है शेयर इशू करके, तो जो लैंड आपने खरीदी है, जो आपका लैंड इन्वेस्टमेंट है, उसको आप किस कीमत पे दिखाओगे, तो AS 13 बोलता है कि कॉस्ट विल बी दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी इशूड। जो आपने शेयर या सिक्योरिटी इशू की है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, सपोज ये 5 लाख रुपए के फेयर मार्केट वैल्यू के शेयर देकर आपने ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन की कॉस्ट आपके लिए 5 लाख रुपए हो जाएगी। तीसरा है एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। आपने एक्सचेंज में कुछ दिया उसके बदले कुछ लिया, कोई एसेट दिया उसके बदले आपने इन्वेस्टमेंट लिए। तो AS 13 बोलता है कि अगर एक्सचेंज है तो कॉस्ट विल भी, जो आपको एसेट मिला उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या होगी, उसकी कॉस्ट होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। आपने कुछ दिया है कुछ लिया है, उनमें से जिन दोनों में से जिसकी मार्केट वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छे से रिलायबली पता है, उस वैल्यू पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल बनाया है, देखें। मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक्वायर किए हैं इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में दिए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं इक्विटी शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। यानी एक्स ने बाय को प्राइवेट कंपनी के शेयर देके लिस्टेड कंपनी के शेयर एक्सचेंज में लिए हैं। एक्सचेंज का केस है। अब जो उसने लिस्टेड शेयर लिए हैं उनकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है, जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज पे देख के पता चल सकती है। और जो प्राइवेट कंपनी उसकी मार्केट वैल्यू 2,03,000 है। इसको वैल्यूएशन कराया जाता है, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप वैल्यू करा सकते हैं। अब बताएं कौन सा वैल्यू ज़्यादा रिलायबल है, जो लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर उनकी वैल्यू ज़्यादा रिलायबल है या प्राइवेट कंपनी की। तो देखिए प्राइवेट कंपनी में बायस्ड हो सकता है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर या जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसकी समझ से हो सकता है अमाउंट निकले, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई जाती है, वो ज़्यादा रिलायबल है। तो मिस्टर एक्स ने जो इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं उसको वो 2 लाख रुपए पर दिखाएगा। दैट इज़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, sorry, the fair market value which is more clearly evident. So now for Mr. X, cost of equity share acquired from Y will be 2 lakh. That is the fair market value of asset acquired as it is more clearly evident. ठीक है। अब देखें 9th पॉइंट हम देख रहे हैं, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है रिक्लासिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज़्यादा सरल है। रीक्लासिफिकेशन में जो वर्ड री लगा हुआ है, यानी आप
इन्वेस्टमेंट को एक बार क्लासीफाई कर चुके थे, अब आप उसको दोबारा से क्लासीफाई कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, तब आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई कर रहे थे क्योंकि आपकी इंटेंशन उसको बेचने की थी, लेकिन अब आप उसको होल्ड करना चाहते हैं और आने वाली बैलेंस शीट पर आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि आपने जो खरीदा आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाले थे पिछली बैलेंस शीट तक, लेकिन अब आपको लग रहा है कि जैसे ही मार्केट ठीक होगा आप उसको सेल आउट कर देंगे। तो इसे हम बोल रहे हैं रिक्लासिफिकेशन। तो रिक्लासिफिकेशन केस में जो AS13 बोलता है वो इस तरीके की बात करता है कि अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, करंट था अब आप लॉन्ग टर्म दिखाना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ रिक्लासिफिकेशन है उसमें करंट इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म में दिखाना चाहते हैं, तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अभी भी ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे कि वो करंट इन्वेस्टमेंट था। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये देखें एग्जांपल, 18-19 में आपने करंट इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया और आपने उसको 100 रुपये में एक्वायर किया। आने वाली बैलेंस शीट पर उसकी मार्केट वैल्यू 98 थी, तब भी आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट ही मान रहे थे। तो आपने कितने पे शो करा होगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच आर लोअर पर। अब आप नेक्स्ट बैलेंस शीट पे आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिक्लासीफाई करना चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पर दिखाया जाता है, लेकिन AS13 क्या बोल रहा है, अगर आपने करंट से लॉन्ग टर्म में रिक्लासीफाई किया है तो जो रिक्लासीफाइड है, यहाँ रीड करें आप ये वाला पोर्शन, विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो रिक्लासिफिकेशन के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर पर दिखाई देगा, और अब पर फेयर मार्केट वैल्यू 95 है इसलिए 195, तो 95 पे दिखाई देगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर पर। ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, आप लॉन्ग टर्म को रिक्लासीफाई करना चाहते हैं करंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना आप। तो विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको वैल्यू करा जाएगा या तो कॉस्ट पे या फिर कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसमें आपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को दिखाया था। अब लॉन्ग टर्म का तो कॉस्ट पे ही तो हम शो करते हैं, हाँ, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि परमानेंट डिक्लाइन हुआ हो। तो मान लो कॉस्ट 100 थी लेकिन परमानेंट डिक्लाइन हुआ हो, तो आप उसको 30 रुपये पर ही इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं। तो आप जब रिक्लासीफाई करोगे उसको करंट इन्वेस्टमेंट में, तब भी आप उसको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर लोअर पर ही दिखाएंगे। कैरिंग अमाउंट मतलब जो पहले से कैरी होके आ रहा है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे जाके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है। देखें, इसको एग्जाम्पल समझाया मैंने। ये देखें, 18-19 में हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, पहली बैलेंस शीट पे भी हमने लॉन्ग टर्म दिखाया, बाद में उसको हमने करंट दिखाया, यहाँ हम रिक्लासीफाई कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने एक्वायर किया था 5,000 पे, फेयर मार्केट वैल्यू 4800 रुपये थी, नॉट परमानेंट डिक्लाइन, डिक्लाइन परमानेंट नहीं था। तो बताओ हमने लॉन्ग टर्म को कितने पे वैल्यू करा होगा, 5,000 पे एट कॉस्ट। बाद में जब हमने उसको रिक्लासीफाई करा लॉन्ग टर्म को, तो वो करेंट में, तब भी हम उसको किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट भी 5,000 है, कॉस्ट भी 5,000 है, तो आगे भी हम उसको किस पे दिखाएंगे, 5,000 पर ही दिखाएंगे। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे समझ सकते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से समझना कि 18-19 में हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदा जिसको हमने फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म ही दिखाया, बाद में रिक्लासीफाई करा, यहाँ पे रिक्लासीफाई करा। तो हमने इसको एक्वायर करा 500 में, इसकी मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर 480 थी और डिक्लाइन परमानेंट था। तो बताओ हमने कितने पे वैल्यू करा होगा, 480 पे। नाउ दिस इज कैरिंग अमाउंट, अभी कैरिंग अमाउंट बन गया। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट की डेट पर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 470 थी। अब यहाँ आप ध्यान से समझना, ये 470 हो या 490 हो, जो एएस बोलता है वो क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म को जब आप रिक्लासीफाई करें करेंट में, तो विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। अब बताएं इस केस में जब आप इसको रिक्लासीफाई करना चाह रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है, 500,
और कैरिंग अमाउंट क्या है, 470 है क्या, नहीं, कितना है 480। तो बस एएस बोल रहा है कि कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर लोअर, तो ये कितने पे शो होगा, 480 रुपये पे शो होगा, 470 पर नहीं होगा। ये बहुत ध्यान से आप देखना, 490 होता तो भी 480 पर ही शो होना था इसको। ओके, ये थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था, बाकी बिल्कुल सिंपल से पॉइंट बचे हैं। आगे लिखा है एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं या उसको रीवैल्यू करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो P&L में जाएगा। अगला पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 13। ये मैंने पॉइंट डाला क्योंकि आरटीपी में एक क्वेश्चन था। तो एस 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। अपने आरटीपी में एक क्वेश्चन था या पास्ट एग्जाम में था, मैं अगली वीडियो में देखूंगा उसको। तो वो क्वेश्चन था कि बैंक के पास इन्वेस्टमेंट थे और उन्होंने एस 13 फॉलो नहीं किया वैल्यूएशन करने के लिए, आपको अपने कमेंट देना है। तो आंसर इसका ये होगा कि बैंक के ऊपर एस 13 लगता ही नहीं है, क्योंकि बैंक के केस में आरबीआई गाइडलाइंस इशू करती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। तो हम सिंपली आंसर करेंगे कि एस 13 इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो फॉर बैंक्स आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे 2 पॉइंट बचे हुए हैं, खत्म होने वाला ये है। 11th पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए डिविडेंड का पॉइंट आप अकाउंट में पढ़ते होंगे। डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है, पोस्ट एक्विजिशन। मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये अकाउंट का पॉइंट है। अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, यानी कि उस पीरियड के लिए मिला है जिस पीरियड में हमारे पास शेयर था ही नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। और अगर पोस्ट एक्विजिशन है, यानी हमने जब इन्वेस्टमेंट खरीद लिया उसके बाद के पीरियड के लिए हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सिंपली P&L में जाएगा। आखिरी पॉइंट बचा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ एस 13। एस 13 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है। पहला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर वैल्यूएशन। आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे की, फीफो लगाया या वेटेड एवरेज। आप इसको थोड़ा याद कर लेना, ये आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ। चांसेस कम है लेकिन पूछा जाता है। तो पहला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर वैल्यूएशन। आपने वैल्यूएशन कैसे की, फीफो लगाया या वेटेड एवरेज लगाया। दूसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू करेंट एंड लॉन्ग टर्म। आप क्लासिफाई करके बताएं कौन से इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट है, कौन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तीसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L, कि आपने P&L में कितना पैसा डाला। इन 3 वजहों से, कौन कौन सी 3 वजह है। पहला, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट के फॉर्म में कितना पैसा आपने P&L में डाला, मतलब इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट कमाया जो P&L में गया है, जिसको आपको शो करना है सेपरेटली फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट आया, करेंट इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट आया। और ये भी बात अलग से शो करनी है कि ग्रॉस अमाउंट कितना आया है और टीडीएस कितना कटा है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि P&L में कितना अमाउंट गया, किस वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करंट एसेट। करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है जो P&L में गया है, या फिर उनके कैरिंग अमाउंट में जो उनका वैल्यू है उसमें रीवैल्यूएशन करने की वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस आया है जो P&L में गया है। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेचने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है जो P&L में गया है, और उनके भी रीवैल्यू करने पर कितना प्रॉफिट या लॉस में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म एंड करेंट, अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L, P&L में किस वजह से, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट की वजह से, सेल ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से या चेंज इन कैरिंग अमाउंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से या चेंज इन कैरिंग अमाउंट की वजह से कितना गया है। और आपको क्या डिस्क्लोज करना है, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है क्या उन पर कोई लॉक इन पीरियड है, जैसे प्रमोटर कभी इक्विटी से एक्वायर करते हैं कंपनी के, तो उनके ऊपर लॉक इन पीरियड होता है, तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉक इन पीरियड है। अगला एग्रीगेट अमाउंट, ये भी डिस्क्लोज करना है आपको, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट एंड अनकोटेड। आपके पास कितने लिस्टेड इन्वेस्टमेंट है, कितने अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट है,
और जो लिस्टेड हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है टोटल। और आखिरी पॉइंट, एनी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ गवर्निंग दी एंटिटी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये वीडियो केवल कॉन्सेप्ट के लिए था। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं जिसकी लिंक आपको दे दूंगा। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होगा, आप उसको भी देख लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, बाय बाय।